नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। हम रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। इसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण उपशाखा जो है, जिसका नाम है आपका क्या, कार्बनिक रसायन। अभी तक हम अकार्बनिक रसायन का अध्ययन कर रहे थे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्न हम इस सीरीज में लेके आए हुए हैं। तो आज पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है कार्बनिक रसायन? कार्बन के यौगिकों को अलग से हम अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में, और ये जो अलग से अध्ययन करते हैं जिसके गुण ये कार्बन के यौगिकों से संबंधित जो है आपका ये गुण तत्व, उनकी प्रतिक्रिया जिस प्रकार की होती है, उन सब का अध्ययन करते हैं किसमें, कार्बनिक रसायन में। इसमें महत्वपूर्ण है आपका कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो मुख्य तत्व है और इन्हीं को मिलाकर कहा जाता है आपका क्या, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे उससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, आप लोग सभी लोग जितने जुड़े हुए हैं कमेंट करेंगे। सभी का एक एक कमेंट जो है आपका आना चाहिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी एक एक आंसर का, हर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कमेंट से आप देख पाएंगे कि आपका हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न आपसे बन रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रिल, एमिनो अम्ल। ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, नाइट्राइल या अमीनो अम्ल। सी है आपका ऑप्शन अमीनो अम्ल, नाइट्राइल, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन। और डी ऑप्शन है आपका नाइट्रिल, अमीनो अम्ल, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोकार्बन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्यों? क्योंकि अनिकारित आदि भूमि परिस्थितियों से क्या समझते हैं आप कि जब भूमि का, पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ तो किस क्रम में ये जो है आपका एक एक करके बने, किस क्रम में ये बने हुए हैं, उसी को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला, अनुकारित आदिम भूमि जब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले बना था आपका क्या, मीथेन बना था। याद रखिएगा, सबसे पहले मीथेन बना था, उसके बाद आया था हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद आया था आपका नाइट्रिल, उसके बाद अमीनो अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए देखते हैं। अनुकालित आदि भूमि परिस्थिति जिसे क्या कहा जाता है आपका, स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस में निम्न रसायनों का प्रादुर्भाव हुआ। उसका सही क्रम क्या है, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रिल, अमीनो अम्ल। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। शुरू से पढ़ा रहे हैं आपका, जहां से प्रादुर्भाव हो रहा है, कौन कौन से जो है आपका यौगिक बन रहे हैं, मिश्रण बन रहे हैं, उन सब का। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी गंधक। सरल प्रश्न है, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर जो है। सभी जो जितने भी आपका यौगिक हैं, जैव यौगिक है, जैव यौगिक जो है किस, इसका मूल तत्व क्या होता है, अनिवार्य मूल तत्व किससे संबंधित होता है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका कार्बन। पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन, जिसमें महत्वपूर्ण यौगिक क्या है आपका, कार्बन से संबंधित यौगिक है। सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, इसका अनिवार्य तत्व है। संसार के सभी जैव कार्बनिक यौगिकों से बने जैव पदार्थ जो है कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं, और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो होता है आपका अनिवार्य तत्व पाया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। और ऑप्शन डी है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का जो है मूलतः उत्तरदायी तत्व था। 3 तत्व प्रमुखता से होते हैं जो आपको जो है सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी उसके लिए उत्तरदायी है। तो पहला कौन सा है वो आपका, पहला है कार्बन। अभी कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, कार्बन सबसे मूल तत्व है। दूसरा है आपका
हाइड्रोजन और तीसरा है नाइट्रोजन। इन तीन जो मूल तत्व है यही जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या है, उत्तरदायी है, मूलतः उत्तरदायी है। चलिए देख लेते हैं जीव विज्ञानी क्या होता है। जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था 3 तत्व, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये सबसे पहले जो है मूल तत्व हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन। ये जो है आपका आधारभूत रसायन है जो जीवन से संबंधित होते हैं। अभी जो ऑप्शन आपको दिया गया था वो कौन सा था, मूल तत्व के लिए पूछा गया था। अगर पूछ लिया जाए वहां पर जीवन से संबंधित जुड़े आधारभूत रसायन कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और हार्मोन से याद रखिएगा। इन्हीं मूल तत्वों से क्या है, हमारा जो जीवन है वो चलता है और उसी से बने हुए हैं। सभी आंसर देंगे, कमेंट करते जाइए एक एक करके, हर प्रश्न का आप आंसर देते जाइए। बाद में भी देख रहे हैं वीडियो को तो भी कमेंट कीजिए, प्रश्न क्रमांक लिखिए और उस पर आंसर लिखते जाइए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा है आपका, हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बी है आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन। सी है आपका ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मीथेन। और डी है आपका ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के क्रम में जो है आपका बढ़ते हुए क्रम में जमाना है कि आपका सबसे पहले कौन है, सही क्रम क्या होगा इसमें, बढ़ते हुए अनुक्रम में बताना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आता है आपका क्या आता है, मीथेन आता है, सबसे पहले आता है मीथेन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका एथेन, ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। एथेन के बाद प्रोपेन आता है, उसके बाद ब्यूटेन आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, एथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं इसमें कुछ लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन जो है, ये डिस्क्रिप्शन जो है आपका इसी से संबंधित है और इससे और प्रश्न इसमें बन सकते हैं। क्या है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन गैसें हैं। ये सभी जो है सभी गैसें कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बनिक यौगिक हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मूलतः बने होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ये गैसें जो है अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा और इथेन नामक एक अन्य हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, प्राकृतिक गैस बनाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब मिलकर जो है कार्बनिक गैसें हैं। किससे मिलकर, थोड़ी मात्रा में, और इथेन नामक एक अन्य हाइड्रोकार्बन जो उससे मिलकर प्राकृतिक गैस बनाती है, नेचुरल गैस बनाती है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है और हाइड्रोकार्बन के अणु भारों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है आपका, देखिए मीथेन का CH4, ठीक है, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का है C4H10। कार्बन की संख्या लगातार बढ़ रही है, कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके आपका पेंटेन, हेक्सेन करके बढ़ते जाएगा क्रम से, ठीक है। 10 तक आप याद रखिएगा, 10 तक क्रम क्या होगा, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन आएगा, हेक्सेन आएगा, वो सबको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस या भाप अंगार गैस। आंसर कीजिए इसका, सभी कमेंट करके बताइए आंसर, सही आंसर क्या होगा। आयुध के रूप में मतलब हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, कौन सी गैस का, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आपका आयुध के रूप में एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1900, ठीक है। तो कौन सा गैस यूज किया गया था उसमें, मस्टर्ड गैस यूज किया गया था, याद रखिएगा। मस्टर्ड गैस जो है उसमें रासायनिक जो है आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। ये क्या है, एक हानिकारक गैस है मस्टर्ड गैस। अन्य नाम देख लेते हैं मस्टर्ड गैस का होगा तो क्या बोला जाता है,
मस्टर्ड गैस एक रासायनिक यौगिक है जिसका इस्तेमाल जो है रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में किसके द्वारा? जर्मन सेना ने, किसके? ब्रितानी सेना तथा कनाडा की सेना के विरुद्ध इसका प्रयोग किया था। यह एक बेहद खतरनाक और जहरीली गैस है और इसका नाम इसके पीले रंग से पड़ा हुआ है। मस्टर्ड का अर्थात क्या होता है आपका? सरसों से संबंधित है और उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, इसीलिए इसका रंग जो है और इसका पीला होने के कारण ही इसका नाम पड़ा है क्या? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, C4H8Cl2S। मस्टर्ड गैस का अगर फॉर्मूला आपसे पूछ दिया जाए तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बनना चाहिए। को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम जो है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। इसको भी नोट कीजिए। इसका रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए मस्टर्ड गैस का तो या तो ऑप्शन ये दे सकता है, दूसरा ऑप्शन दे सकता है इसका रासायनिक नाम लिखकर भी, यहाँ पर मस्टर्ड गैस ऑप्शन में ना लिख के लिख दिया जाएगा डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। तो ये भी आपका सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। यह क्या है? एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर क्या डाल सकता है? फफूंदे डाल सकती है। और शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक क्या होता है? रंगहीन, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। मस्टर्ड गैस जो होता है, शुद्ध जो मस्टर्ड गैस होगा वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, और डी है आपका निर्गंधीकरण के रूप में। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होगा मस्टर्ड गैस, और साथ में कमेंट कीजिए कि मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा या रासायनिक नाम क्या होगा। मस्टर्ड गैस इसके पीले रंग की वजह से हुआ था, क्या होगा इसका सही आंसर? होगा रासायनिक युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और इसका मुख्यतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग किया जाएगा रासायनिक युद्ध या आयुध में। मस्टर्ड गैस का वही जो मैंने बताया पूरा डिटेल है, अभी आपको बता दिया है। इसका सबसे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट जो है मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला और उसका रासायनिक नाम। फार्मूला क्या है? C4H8Cl2S और रासायनिक नाम है आपका डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सभी कमेंट करते जाइए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगता है हमारा क्लास। रसायन विज्ञान से क्या आपके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं? कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, और जो है विज्ञान के तीनों भाग जो है आपका कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों कंप्लीट कराया जाएगा। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। रसायन के बाद आपका बायोलॉजी ही शुरू होने वाला है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है गैस, द्रव, ठोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आंसर दीजिए इसका क्या होगा सही आंसर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था क्या होता है विषाक्त, अगर जहरीली जो है आपका मस्टर्ड गैस है तो किस अवस्था में होगा? आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन में दिए कमरे का ताप ना पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा वो ठोस अवस्था में रहेगा। सॉरी, द्रव और कमरे के ताप पर मैंने बताया था क्या होगा? द्रव अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, ठोस अवस्था में नहीं होगा, वो सामान्य कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में होते हैं, मैंने बता दिया था। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः लिक्विड द्रव अवस्था में, द्रव रूप में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इस विषाक्त रसायन के से त्वचा, आंख एवं फेफड़े आदि पर सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद दृष्टिगत होने लगते हैं। ठीक है, और ये क्या है? बहुत ही जहरीली गैस है, गैस के रूप में। और ये सामान्य अवस्था में किस रूप में प्रयोग किया जाएगा? द्रव अवस्था में प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाए कि यह किस अवस्था में रहता है मस्टर्ड गैस, तो उसको द्रव अवस्था में सामान्य कमरे के ताप पर रहता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी है रेडान। कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर जो है। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस जो है हाइड्रोकार्बन का कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? सभी कमेंट किया कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करते जाइए। आप देखेंगे आप सही बता पा रहे हैं कि नहीं।
से आपका ही फायदा है। चलिए, बाद में भी देख रहे वीडियो को तो भी कमेंट कीजिए। सही आंसर होगा इसका, सिगरेट लाइटर में आपका प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन। याद रखिएगा, ब्यूटेन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं ब्यूटेन के बारे में। इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ भाई, सबको नोट कीजिएगा और एक जगह लिख के रखिए। वीडियो को दोबारा नहीं देखेंगे तो आप जो लिखे रहेंगे उसको एक बार पढ़िए, आपका याद आ जाएगा सभी। ठीक है, ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन एक ज्वलनशील क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मैंने बता दिया था क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है ना। और जो कार्बन के यौगिक है उसी को अलग से हम अध्ययन करते हैं, किसमें? कार्बनिक रसायन में। ठीक है, जिसका आणविक सूत्र क्या है? ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10, अर्थात इसमें कार्बन की कितनी 4 होती है मात्रा और हाइड्रोजन की 10। अभी थोड़ा देर पहले मैंने पूछा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कमेंट किया किसी ने? चलिए तो मैं बता देता हूँ, कार्बन की संयोजकता होती है वो आपकी 4 होती है, याद रखिएगा। कार्बन जो है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 और इससे संयोजकता जो होती है 4 होती है। यही संयोजकता एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाती है आपकी? CH4 क्या हो जाएगा? मीथेन। इसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन में आपका बनते जाता है। ठीक है, चलिए C4H10 होता है किसका? ब्यूटेन का। और यह एक क्या है? ज्वलनशील, रंगहीन, गंधहीन और आसानी से तलित गैस है। इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ों में किया जाता है, एक एक करके नोट करते जाइए। सिगरेट लाइटर में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। पोर्टेबल स्टोव के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एरोसोल के प्रणोदक के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हीटिंग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेंट में किया जाता है। उसके बाद उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद आपका दिया है गैसोलीन के मिश्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सुगंध निष्कर्षण विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? ब्यूटेन का। उसके बाद सिंथेटिक रबड़ के एक प्रमुख घटक एथिलीन और ब्यूटाडीन के निर्माण के लिए फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ब्यूटेन के इतने सारे प्रयोग हैं, इनमें से किसी को भी आपको पूछ सकता है कि ब्यूटेन का प्रयोग इनमें से किसमें किया जाता है। जैसे कि अभी पूछा था कि सिगरेट लाइटर में कौन से ईंधन का प्रयोग किया, कौन से हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ उसको एक लाइन से लिख लीजिए और किसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है वो तो खासकर आप अच्छे से पढ़िए ब्यूटेन का, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कमेंट कीजिए इसका आंसर सभी। भोपाल त्रासदी लगभग सभी को पता होगा। भोपाल त्रासदी में जो होता है, बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसमें एक गैस का लीकेज हुआ था और बहुत से लोग मारे गए थे। लगभग 1884-86 की घटना है, सॉरी 1986 की। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका? भोपाल त्रासदी में, याद रखिएगा। कमेंट कीजिए एक बार, देखते हैं कितने लोग सही दे पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है उसमें जो ब्लास्ट हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका C2H3NO। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर वही लिखा गया है C2H3NO। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से किसका? मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चलिए इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। लगभग फॉर्मूला कोई नहीं बताते हैं, मिथिल आइसोसाइनाइड तो सभी को पता होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए, C2H3NO। फॉर्मूला पूछ सकता है मिथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है। भोपाल गैस त्रासदी जो है चर्चा में थी और इससे प्रश्न बनते ही हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड तो सभी जानते हैं, उसको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ए एसिटिलीन, बी मीथेन, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी है आपका बेंजीन। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताइए। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है?
पूछना चाह रहे हैं कौन से हाइड्रोकार्बन के अपघटन से प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोकार्बन वो कौन सा है आपका, मीथेन के जल अपघटन, मीथेन के अपघटन से जो है आपका छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है। और यह क्या होती है आपका, थोड़ी जहरीली हो सकती है, इसीलिए बोलते हैं कि पेपर में कोई भी चीज़ रख के नहीं खाना चाहिए, खासकर जो है गर्म चीज़ें, समोसा भजिया ये सब जो पेपर में आप रख के खाते हैं ना, तो वो जहरीली हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसकी स्याही में क्या होता है, मीथेन होता है, जो कि एक जहरीली गैस के रूप में हो सकती है, और जब आप खाते हैं उसको तो तेल के साथ वो चिपक कर आपके मुंह के अंदर चला जाता है। चलिए देखते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा क्या है, गंधहीन गैस है। ये सब जो इंपॉर्टेंट है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, कौन कौन सी है गैस, कौन कौन सी नहीं है हाइड्रोकार्बन में, ये इंपॉर्टेंट है। खासकर मीथेन का तो याद रखिएगा, ब्यूटेन का मैंने बता दिया था, और आपका मीथेन का बता रहा हूँ। इसके अलावा मस्टर्ड गैस का बताया था कि किस प्रकार की टाइप की गैस है, वो एक जहरीली गैस है, उसका रंग जो है पीले रंग की वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, मस्टर्ड गैस। तो उसी प्रकार से पूछ सकता है, मीथेन क्या होती है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, जो कि क्या, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। पूछा जाएगा कि मीथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राप्त होती है, तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी क्या रहती है, मीथेन विद्यमान रहती है। यह क्या होती है, काले रंग, मोटे टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त की जाती है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए इतने सारे हैं, इसके अलावा और भी कई जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं, आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो कि क्या करता है, छपाई के काम आता है। ठीक है, यह नोट कर लीजिए, कार्बन ब्लैक कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो किसमें प्रयोग किया जाता है, छपाई के लिए। चलिए सभी नोट करते जा रहे हैं, सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ उसको वन लाइनर फैक्ट की तरह नोट करते जाइए, बहुत काम का है वो आपका। हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, सॉरी, जो कार्बनिक रसायन पर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो आपका हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कमेंट किया कीजिए सभी। क्या है अगला प्रश्न, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। मीथेन गैस दलदली क्षेत्र में उत्पन्न होता है, मैंने बता दिया था, है ना। उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, चिंता मत कीजिए, सभी पढ़ाए जाएंगे, आपका विज्ञान पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन हो गया है, भौतिकी भी, रसायन चल रहा है, इसके बाद आपको बायोलॉजी का जो है आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मीथेन गैस जो उत्पादन करने वाला जो है क्षेत्र कौन सा है, धान का खेत है, याद रखिएगा, बी इसका सही आंसर होगा। धान के खेत क्या होता है, धान के खेत कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में कौन सा उत्सर्जन होता है, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और मानवीय स्रोत है। ठीक है, उत्सर्जन के मीथेन गैस के क्या है, मानवीय स्रोत में कौन कौन से आएंगे, आपका धान का खेत हो जाएगा, कोयले की खदानें हो जाएंगी, और घरेलू पशु वातावरण में। जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र जो है मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। सिर्फ स्रोत पूछा जाए तो ये सभी है, लेकिन अगर अलग अलग करके पूछ लिया जाए कि मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं, तो ऊपर के 3 हैं, और इसके अलावा अगर प्राकृतिक स्रोत पूछा जाए तो आर्द्र भूमि, समुद्र जो है दोनों प्राकृतिक स्रोत हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्न में से कौन सुमेलित है, बायोगैस, कीटनाशी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार, डीडीटी गोबर और निकोटीन तंबाकू। कूट में चुनना है आपका, कूट दिया गया है, ए 1, 2 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 2 एवं 3 और डी है आपका 2 एवं 4। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा आंसर। डीडीटी का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीडीटी।
चलिए क्या होगा सही सुमेलित जो है बायोगैस कीटनाशी, बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है? हृदय विकार से संबंधित है, बिल्कुल। डीडीटी किससे संबंधित है? आपका गोबर नहीं है, क्या होगा? कीटनाशक है एक प्रकार का। निकोटीन क्या है? तंबाकू जो है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2 एवं 4 किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 4 सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। वही बताया गया है कि बायोगैस संयंत्र द्वारा क्या होता है, गाँव में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था की जाती है, जिसमें मुख्यतः मीथेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ईंधन के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। ठीक है। डीडीटी एक क्या है? कीटनाशक है। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो स्वास्थ्य में क्या होता है आपका? बुरा असर डालता है, जिससे उसकी लत लग जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, एस्ट्राजिन, आइसोप्यूट्रान या मेलेथियान? कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होगा फलों को पकाने में। याद रखिएगा इसमें क्या है, कार्बाइड नहीं दिया गया है, जो कि अभी यूज़ किया जाता है। फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का यूज़ किया जाता है, सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि जो है आपका फलों को पकाने के लिए इसमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है? इथेफॉन, एस्ट्राजिन, आइसोप्यूट्रान या मेलेथियान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले प्रयोग किया जाता था आपका इथेफॉन, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इथेफॉन क्या होता है देख लेते हैं। इथेफॉन एक रसायन है जिसका इस्तेमाल क्या होता है, फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और यह एक वनस्पति विकास नियामक है। वनस्पति विकास नियामक अर्थात वनस्पतियों के विकास में सहायक है, सहायक जो सहायता प्रदान करने वाली नियामक है। ठीक है, नियामक मतलब उसके सहयोगी है, जो फलों को पकाने के साथ साथ रक्त स्राव को बढ़ाने और लिंग नियंत्रण में भी मदद करता है। इसके अलावा इथेफॉन से निकलने वाली जो इथाइल गैस फलों को पकाने का काम करती है, और यह फल के रंग में सुधार करता है और उन्हें क्या एक सारी तरह से पकने में मदद करता है। मतलब पूरी तरीके से पकने में कौन सा सहायक है आपका? इथेफॉन। चलिए नोट कर लीजिए, इथेफॉन आपके लिए नया हो सकता है। इसी प्रकार के ही प्रश्न होते हैं हाइड्रोकार्बन में, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। अब उसको ज़्यादा डीप में उसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता याद रखिए, ठीक है। बाकी फार्मूला याद रखिए, इथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का इसकी जो है कौन सा फार्मूला सही है, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या उपरोक्त में से कोई नहीं? कमेंट करके जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका क्या होगा। इथेफॉन नहीं है ऑप्शन में। अभी मैंने थोड़ा देर पहले चर्चा किया था कि क्या है कार्बाइड, कौन सा? कैल्शियम कार्बाइड भी जो है आपका फलों को पकाने में सहायक होता है, उसका उपयोग किया जाता है, जो कि नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। ठीक है, अभी जो फल आ रहे हैं वो किससे पक रहे हैं? कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए होते हैं। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र है आपका CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। किसके एजेंट के रूप में? एसिटिलीन का। और फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ अभिक्रिया करके आप बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगर पूछा जाए ऐसे कठिन प्रश्न हो सकते हैं। फलों को पकाने की प्रक्रिया में जो है कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अभिक्रिया के साथ क्या बनाता है? एसिटिलीन गैस बनाता है। रसायन विज्ञान में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन किससे मिलकर क्या बनाता है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एसिटिलीन गैस बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है मेथिलीन, ऑक्सीन, एसिटिलीन या फ्लोरिजन। कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि फलों को पकाने की प्रक्रिया में जो आपका कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड है, वो जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, एसिटिलीन गैस बना लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिलीन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर चर्चा कर दिया था, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaCa2 होगा और यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये फलों को पकाने की प्रक्रिया में जो है जल के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या एथिलीन। सही आंसर कमेंट करके बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, फलों को पकाने में कौन सा, कैल्शियम कार्बाइड होता है, इसके अलावा और कौन सा सहायक है आपका, एथिलीन जो है आपका फलों को पकाने के लिए सहायता प्रदान करता है। एथिलीन से भी फल को पकाया जाता है। देखिए फलों को पकाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया गया, इतने सारे आपका इथेफान हो गया है ना, उसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड हो गया, इसके अलावा और अभी मैंने बता दिया क्या, एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन में एसिटिलीन भी अगर हो तो वो भी सही है। ठीक है, एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र क्या है, C2H4 है इसका। ठीक है, C2H4 एथिलीन का है, या फिर इसको इस प्रकार से दे सकता है H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसमें आपका 2 कार्बन के साथ अगर जुड़ा जाए, इसके अलावा क्या होगा आपका 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा आपका एक हाइड्रोजन ये अगर दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका क्या, एथिलीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता 4 हुई, 2 यहाँ से जुड़ गए, 3 और 4। ठीक है, एथिलीन क्या होता है, रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। देखिए वहां पर रंगहीन गंधहीन कौन सी थी, मीथेन गैस थी। यहाँ एसिटिलीन क्या होती है, गंध इसकी कैसी होती है, हल्की मीठी कस्तूरी होती है ना। और रासायनिक उद्योगों में एथिलीन का बहुतायत प्रयोग होता है और एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, एथिलीन भी जो है आपका फलों को पकाने में सहायक है। उसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड भी सहायक है और उसके अलावा एक और बताया था कौन सा, इथेफॉन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और डी है आपका हाइड्रोजन तथा हीलियम। इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। वेल्डिंग के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, कौन से गैस वेल्डिंग किया जाता है, उसमें 2 गैसों का मिश्रण है। कभी देखिएगा वेल्डिंग शॉप में जाकर, वो 2 प्रकार के गैस जो होते हैं उसे अगर देखेंगे उस जलता है तो एक ही दिखता है, लेकिन अगर देखेंगे तो वहाँ पर 2 पाइप जुड़े रहते हैं। जो वो 2 पाइप हैं वो किससे किससे कौन कौन से गैस से बने होते हैं, कौन कौन से गैस के होते हैं, यही बताना है। तो कौन कौन से गैस होती है वो आपका, एक तो होता है ऑक्सीजन का और दूसरा होता है आपका एसिटिलीन का। नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का गैस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन या दूसरा कोई गैस नहीं होता है। अधिकतर लोग हाइड्रोजन लगाते हैं लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। गैस वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, ईंधन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर गर्म ज्वाला उत्पन्न की जाती है। किसका, और वो गर्म जो है ईंधन कौन सा है आपका, ईंधन गैस एसिटिलीन है, और इसके किसके साथ मिलाया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाएगा और ये ज्वाला उत्पन्न करेगी। इस मिश्रण को प्रज्वलित करके धातुओं के पिघलाने और जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस गैस वेल्डिंग को ऑक्सीजन ईंधन वेल्डिंग भी कहा जाता है, ऑक्सी ईंधन कहा जाता है। और गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण जो है सर्वाधिक प्रचलित है, हाइड्रोजन नहीं है, याद रखिएगा। तब तो हो जाएगा एसिटिलीन। जैसे हाइड्रोजन ईंधन के रूप में अगर प्रयोग किया जाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, तो वो नहीं प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए एसिटिलीन, हाइड्रोजन भी ज्वलनशील होता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जाता, हाइड्रोजन या हीलियम का, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा है आपका, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। इसके अलावा तीसरा है, सिलिकॉन कार्बाइड
और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति की जा सकती है। इन तीनों कथनों में से आपको कूट में आंसर चुनना है, कौन सा सही है। पहला है 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 सही है। कमेंट करके आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही आंसर। कमेंट का तो ट्राई कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए तभी तो पता चलेगा कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं। सारे टॉपिक एक एक करके कवर कर दिए गए हैं, करते जा रहे हैं, आगे पूरा कवर होगा, निश्चिंत रहिए। एग्जाम के लिए आप इसको ही पढ़ के जाएंगे, एकदम प्रिपेयर्ड है। डिटेल पढ़िए, लेकिन आपका जो है कहीं से भी पढ़िए डिटेल, लेकिन एमसीक्यूज जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी प्रकार के होंगे, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या हो जाएगा सही आंसर, देखते हैं। पहला कथन है वेल्डन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल एसिटिलीन का मैंने बताया था, इसका ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एसिटिलीन में प्रयोग करने पर वेल्डिंग कर सकते हैं। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, इसका भी बताया था। एसिटिलीन का उपयोग जो है प्लास्टिक निर्माण करने में प्रयुक्त किया जाता है। और तीसरा है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति की जा सकती है। ये कथन जो है आपका गलत है, इसको प्राप्त सिलिकॉन कार्बाइड से नहीं किया जा सकता है। देखिए एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 हो गया, सॉरी एसिटिलीन को एथिन C2H2 भी कहते हैं, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा जो है क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो आपका ऑप्शन दिया गया था वो कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया था आपको किसका मिश्रण है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नहीं है, कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण जो है, मिश्रण करके एसिटिलीन को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। सभी आंसर देते जाइए एक एक करके, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 94 064 21 014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करके आप जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है फ्लोरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, बी शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, और डी है मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके। पढ़ा है हमने फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के बारे में, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है आपको पता होना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर, सही आंसर होगा इसका फ्लोरेंस जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है वो नहीं है, बता दिया था मैंने इसको। किससे है ये, कार्बन युक्त है, कार्बनिक यौगिक जो है फ्लोरीन युक्त ये नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन में होगा आपका ये कथन जो है आपका गलत होगा। बाकी क्या है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, बिल्कुल सही है। कैरोटीन जो है मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। और मस्टर्ड गैस को अभी मैंने बताया था रासायनिक आयुध में या युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला जो है विषैला द्रव है। देखिए वही लिखा गया है क्या लिखा है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस जो है आपका, इसका निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल पश्चात ठोस में परिवर्तित करके की जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वापतन जो है तरल में ना होकर सीधे किसमें होता है, गैस के रूप में हो जाता है। ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया जो है वो मैंने बताया था आपको, कपूर भी उसका एक एग्जाम्पल है ना। मस्टर्ड गैस क्या होता है, मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। यह प्राणघातक रसायन से त्वचा, आंख के अतिरिक्त जो है फेफड़े एवं डीएनए कोशिकाओं को सर्वाधिक प्रभावित करती है, और प्रयोग के 1 से 6 घंटे के अंदर इसके लक्षण जो है आपको दिखने लगते हैं। इसके अलावा टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। नोट कर लीजिए, यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिलते रहते हैं। अतः टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है। देखिए फ्लोरीन युक्त बहुलक कौन सा है आपका, टेफ्लॉन है, न कि क्या है आपको ऑप्शन में दिया गया था फ्लोरेंस, वो नहीं है।
फुलरिन जो है आपका कार्बन परिवार का क्या है, अपरूप है, जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे किसके दर्शाया जाता है, C60 से जो है व्यक्त किया जाता है। और इसकी खोज कब की गई थी, किसने की थी, इसकी खोज है राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने 1985 में की थी। बहुत पहले मैंने बता दिया था। वैज्ञानिक रिचर्ड बिकमिंस्टर फुलर के नाम पे यह जो है कार्बन के इस अपरूप का नाम क्या दिया गया है, फुलरिन्स रखा गया है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे डिटेल मैंने बताया आपको, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 है आपका, 20 देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को ऑप्शन? ठीक है, 20वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फुलरिन, ग्रेफिन, केवलार। 4 ऑप्शन है, कूट में चुनना है आपको। सही कूट क्या है, ए है आपका 1 2 3 4, 4 2 3 1, 2 4 3 1 और डी है आपका 4 1 2 3। कमेंट करके इसका आंसर दीजिए क्या होगा। थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, किस क्रम में ये आपका प्रयोगशाला में जो है संश्लेषित किए गए थे। क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हुआ था आपका क्या, केवलार हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले आपका केवलार हुआ था, उसके बाद आपको खोजा गया था फुलरिन्स, फुलरिन्स के बाद आपको खोज किया गया था किसकी, ग्राफिन की, और सबसे अभी नवीनतम खोज जो है आपका ब्लैक गोल्ड है। ठीक है, 2004 लगभग ये किया गया था। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल में कौन कौन से सन में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। डिटेल पूरा बता देता हूँ आपको, इसका सही आंसर बी है। देखिए एक एक करके क्रम देख लेते हैं कि प्रयोगशाला में कैसे कैसे संश्लेषित किया गया था, कब कब। अमेरिका स्थित ड्यूपॉन्ट लेबोरेटरीज में सन 1965 में सबसे पहले कौन सा, केवलार का संश्लेषण किया गया था। सर्वप्रथम स्टेफनी क्लोलेट ने किया था। किसने किया था, स्टेफनी क्लोलेट ने, केवलार का। सर्वप्रथम फुलरिन की खोज कब हुई थी, 1985 में। 65 के बाद 20 साल बाद 85 में हेराल्ड ड्यू पोर्टो एवं अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड ई स्मैली तथा रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर द्वारा की गई थी। किसकी, किसकी, फुलरिन की। ग्राफिन की खोज 2004 में हुई थी। ठीक है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में 2 अनुसंधानकर्ता आंद्रे ग्रिम और कोस्त्या नोवे सेलोन द्वारा संश्लेषित किया गया था। और वर्ष 2019 अभी सबसे जो है आपका आधुनिकतम है, और 2019 में मुंबई स्थित टाटा मुल्ता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड, या जिसे क्या कहा गया है, सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की है 2019 में। तो सही क्रम आपको देखिए हर ऑप्शन में दिया गया था, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आया केवलार, उसके बाद आया था फुलरिन्स, उसके बाद आया था आपका कौन सा, ग्राफिन, और सबसे नवीनतम जो है आपका ब्लैक गोल्ड है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, अधोलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेयान प्रशीतक, और डी है फुलरिन फ्लोरीन युक्त बहुलक। आंसर दीजिए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। अभी मैंने बताया, कई बार बताया, क्या है, फुलरिन जो है वो आपका फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है। फ्लोरीन युक्त बहुलक कौन सा है आपका, टेफ्लॉन है, बताया था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है। कौन सा, फुलरिन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पायरीन जो है अग्निशामक है, बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए उत्तरदायी है, अम्ल वर्षा के लिए। और फ्रेयान जो है प्रशीतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो फुलरिन जो है आपका फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है, कार्बन यौगिकों का क्या है, बहुलक है। देखिए C60 इसका फॉर्मूला होता है, फिर से एक बार डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, फुलरिन जो है कार्बन के एक उपयोगी अपरूप है, जिसकी खोज कब की गई थी, 1985 में प्रोफेसर आर इस्माइली और सर हेराल्ड डब्ल्यू टोटो एवं रॉबर्ट एफ कर्ल द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसके लिए इन्हें 1966 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फुलरिन का जो है सबसे साधारण रूप बकमिंस्टर फुलरिन है।
साधारण रूप जो बकमिस्टर फ्लोरीन है, यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 C60 से दर्शाते हैं, बताया था C60। ये होता है कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है, इसे द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त C32, C50, C70 और C76 आदि इसके फ्लोरीन के छोटे बड़े गोलाकार संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है। फ्लोरीन युक्त बहुलक मैंने बता दिया था कौन सा है आपका, टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 22 है आपका, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें 6 सिग्मा एवं 6 पाई बंध होते हैं, इसमें 12 सिग्मा एवं 6 पाई बंध होते हैं, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं, और डी है इसमें 6 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा सही आंसर। बेंजीन का फॉर्मूला याद है सभी को, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। और बेंजीन में कौन कौन, सबसे पहले तो पाई और सिग्मा बंध क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखता हूँ बेंजीन का फॉर्मूला जो है क्या होगा। ये देखिए बेंजीन में C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर 2 बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ पर कौन सा बंध बनता है, इसमें आपका पाई बंध होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका सिंगल बॉन्ड जो होगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। तो देखिए कार्बन के 6 है आपके पास, 6 कार्बन है और इसके अलावा 6 हाइड्रोजन है। तो पहले सिंगल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। इसके अलावा इसके बीच जो है डबल बॉन्ड 1 7 8 9 हो गया, ठीक है। तो sp_d 6 और 6 12, और इसके अलावा सिंगल में भी यहाँ पर भी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 12 जो है आपका क्या हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड जहाँ बनता है वहाँ पाई होता है, तो 3 डबल बॉन्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। देख लेते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। नोट कर लीजिए, प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है, और कार्बन का चौथा बंध युग्म जो है बंध के रूप में उपस्थित माना गया है, और इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध होते हैं। उसका स्ट्रक्चर अगर पूछ लिया जाए, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर होता है। इसमें 6 sp2 कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड होता है, 6 sp2 जो है C और H कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अलावा 3 sp2 बॉन्ड जो है कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 12 सिग्मा बॉन्ड, 6 और 6 12, और 3 जो है पाई बॉन्ड होते हैं किसमें, बेंजीन में। अच्छे से नोट कर लीजिए सभी को, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से आगे और कार्बनिक रसायन से और करेंगे प्रश्न कंटिन्यू। देखते हैं 23वां प्रश्न क्या दिया गया है। 23वां प्रश्न है आपका, CO समूह का आबंध क्रम क्या है। 1 2.5 3.5 और डी है आपका 3। कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। CO समूह का आबंध क्रम, सबसे पहले तो आबंध क्रम क्या होता है पता होना चाहिए। आबंध क्रम जो होता है याद रखिए, संख्या होती है जिसका जितनी अधिक होती है उसका बंध जो है, मतलब एक दूसरे से जो परमाणु जुड़े हुए हैं वो कितने मजबूत हैं ये दर्शाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो है समूह बंध का जो होता है वो आपका 3 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आबंध क्रम जो होता है इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर। एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत होता है, और यह संख्या जितनी ज़्यादा होगी उससे पता चलेगा कि उसके बीच कितना ज़्यादा मजबूती से बना हुआ है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम कम का होना क्या कहलाता है, कम मजबूती प्रदर्शित करता है। और C समूह का जो है आपका कार्बन और ऑक्सीजन का आबंध क्रम जो है वो कितना है, 3 है। तो इसको नोट कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन से आज इतने ही प्रश्न करते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हम और कराएंगे, क्योंकि आज सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
कार्बनिक रसायन से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, और विज्ञान का पूरा चैप्टर कवर होगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए, हर वीडियो कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, बाद में देख रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए, अभी जुड़े हुए कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो सेशन कैसा लगता है एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें, और इसमें क्या आपको और टॉपिक करना है उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।